नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करन जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार और उसका जो उत्तरार्ध हमने लिया है श्लोक 22 से लेके 41 तक, उसका रिवीजन हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जो यहाँ वचनिका में पंडित सदा सुखदास जी ने सम्यक्त्व के भेद और उसकी उत्पत्ति और उसका स्वरूप, किस किस प्रकार से क्या स्वरूप होता है, वो यहाँ वर्णन दिया है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मोक्ष जाने के लिए तीनों प्रकार के सम्यक्त्व में से कौन सा सम्यक्त्व अनिवार्य है? मोक्ष जाने के लिए औपशमिक अनिवार्य है, शिवोपशम अनिवार्य है कि शायिक अनिवार्य है? कौन सा अनिवार्य है? जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बोलिए शीला भाभी। तीनों ही जरूरी हो गए ना। हाँ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है सही जवाब का। अच्छा। जवाब इसका आएगा इनमें से कोई नहीं। तीनों ही अनिवार्य है, तीनों ही अनिवार्य है। कोई भी जीव अकेला औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष चला जाए कि अकेला शैवपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष चला जाए या अकेला शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, ऐसा नहीं है। तीनों ही सम्यक्त्व प्रत्येक समझ लीजिए सिद्ध के जीवन में या प्रत्येक मोक्ष मार्गी के जीवन में तीनों ही सम्यक्त्व अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त की बात चल रही है। प्रथमोपशम सम्यक्त किसको होता है, उसके लिए विशेष पात्रताएं, और प्रथमोपशम सम्यक्त किसको नहीं होता है, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त की अयोग्यता, इसकी चर्चा अपनी नहीं हुई अभी रिवीजन में। बोलिए, प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए की अयोग्यताएं। जो जीव संक्लिष्ट परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंध बांधने वाला हो, और या जिसकी उत्कृष्ट स्थिति बंध और अनुभाग का सत्व जिसके पास हो, वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता नहीं रखता। स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, प्रदेश का भी उत्कृष्ट सत्व हो। स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, दो ही पॉइंट है। हाँ। पात्र, अच्छा, वो भी है जो छपक श्रेणी में जो सबसे जगन्य स्थिति बंध वाला होता है, मतलब जो जगन्य स्थिति, वो भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता नहीं रखता, क्योंकि जगन्य स्थिति बंध है, ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है छपक श्रेणी में, तो वो पात्रता उसकी भी नहीं होती प्रथमोपशम सम्यक्त्व की। और एक पॉइंट कुछ था कि जगन्य, जो जो उत्कृष्ट कहे हैं वही जगन्य है। जगन्य, हाँ हाँ, तो जो जगन्य स्थिति प्रदेश और अनुभाग का सत्व जिसके पास हो, वो सम्यक प्रथमोपशम सम्यक्त्व की पात्रता उसकी नहीं। बढ़िया।
एक और कोई रिपीट करेंगे, समझ में आया आप लोगों को? प्रथमोपशम सम्यक्त के अयोग्य, ये पेज नंबर 59 पे दिया, अपन ने पढ़ा था। प्रथमोपशम सम्यक्त के अयोग्य कौन है? बोलिए सुनीता आंटी। एक तो संश्लेष परिणामी हो, संगी पंचेंद्री, और दूसरा स्थिति सत्व, अनुभाग सत्व और प्रकृति। एक एक पर पॉइंट ये नहीं है कि संश्लेष परिणामी हो, संगी पंचेंद्रिय हो, ये पॉइंट नहीं है। संश्लेष परिणाम कौन सा? जो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा हो, ऐसा संश्लेष परिणाम वाला संगी पंचेंद्रिय जीव। संगी पंचेंद्री जीव पॉइंट अलग से नहीं है कि उत्कृष्ट वो, यानी संगी पंचेंद्रिय अलग है, संश्लेष परिणामी अलग है, फिर उस उत्कृष्ट स्थिति बंद अलग हो रहा है। एक ही है ये सब। हाँ, पूरा बोलिए ढंग से। हाँ, वो मतलब तीव्र परिणाम, वो तीव्र संश्लेषी हो, और वो संगी पंचेंद्री हो, और इस मतलब उत्कृष्ट स्थिति सत्व, स्थिति बंद, स्थिति सत्व, और स्थिति अनुभाग, स्थिति सत्व अनुभाग, और एक छपक श्रेणी में 90 गुण स्थान में जीव हो, उसको अयोग्य होता है। ठीक है, वो पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो याद तो किया आपने, लेकिन वो भाव नहीं भाषित हो रहा है, इसलिए शब्द आपके इधर उधर जा रहे हैं। भाव ख्याल में आएगा तो शब्द गड़बड़ नहीं होंगे। बोलिए आशा आंटी। ऐसा पंचेंद्रिय संगी जीव जिसके इसके इतने उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम हो कि जिससे उत्कृष्ट स्थिति बंद हो रहा है उसको, और जिसके सत्ता में भी उत्कृष्ट वो प्रदेश और स्थिति और अनुभाग इस सत्ता में हो, उत्कृष्ट वाला, वो प्रथमोपशम संयुक्त का पात्र नहीं है। और दूसरा, जब उपशम श्रेणी पे चढ़ने लायक जो उसके परिणाम है, जितने विशुद्धता आ जाती है और जघन्य परिणाम हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी शपक उपशम श्रेणी के लिए, तो फिर उस वक्त भी प्रथम उपशम नहीं, उस वाली उसमें भी नहीं होगा। हाँ, तो उसमें भी जब जघन्य स्थिति बंद, देखो ये 4 पॉइंट कहे हैं, और 4 पॉइंट में बात तो 2 ही है, 2 उत्कृष्ट के लिए है, 2 जघन्य के लिए है। कौन सा जीव कि प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य है, कि 4 इंद्रिय तक के तो ऑलरेडी अयोग्य ही है, उनकी तो बात ही नहीं है। 4 इंद्रिय तक के जीव तो पहले से ही अयोग्य है ना, वो तो कोई सम्यक प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता पंचेंद्रिय में है, संगी पंचेंद्रिय में है, तो उन्हीं में हम अयोग्यता देख रहे हैं। कोई कहे कि प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य कौन है, तो कहे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कि वो तो पहले से ही अयोग्य ही है, तो उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। संगी पंचेंद्रिय जीव जो प्रथमोपशम सम्यक के योग्य हैं, अब उनमें देख रहे हैं कि फिर किन संगी पंचेंद्रिय जीवों में अयोग्यता है। तो जिसके उत्कृष्ट, जो इस उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, तो उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करेगा? कि जिसके परिणाम संक्लेश अधिक होगा, उसी के उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा। तो ऐसा जीव जिसके अभी इतनी तीव्र कषाय चल रही है कि वो उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है कर्मों की, तो उस समय वो प्रथमोपशम सम्यक के योग्य नहीं है, संगी पंचेंद्रिय होने पर भी। हमने पात्रता में क्या देखा था? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होना चाहिए, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज सब है, वो चारों गतियों में से किसी भी गति का है। लेकिन यदि उसके परिणाम इतने संक्लेश हैं कि वो कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, तो उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, ये वर्तमान की बात होगी। ठीक है, वर्तमान में जो बंद हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? उत्कृष्ट स्थिति बंद, स्थिति की बात यहाँ ली है। एक ऐसा जीव प्रथमोपशम सम्यक के अयोग्य है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि जो स्थिति उत्कृष्ट भले ही नहीं बांध रहा, लेकिन जिसके पास में अभी सत्ता में उत्कृष्ट प्रदेशों का उत्कृष्ट सत्व, अनुभाग का उत्कृष्ट सत्व और स्थिति का उत्कृष्ट सत्व जिसके पास सत्ता में है, तो जिसकी सत्ता में ये उत्कृष्ट सत्व है, सत्व है मतलब सत्ता में है, तो वो भी जीव कौन होगा? कि जिसने अभी अभी उत्कृष्ट स्थिति बंद किया होगा, उसी की सत्ता में होगा उत्कृष्ट स्थिति सत्व। उत्कृष्ट स्थिति सत्व किसके पास होगा? सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति किसके पास होगी? कि जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उत्कृष्ट स्थिति बंद किया है। अदरवाइज क्या होगा? कि वो अबाधा पूरी होके वो उदय में आने लग जाएगा ना, उदय में आने लग जाएगा तो उत्कृष्ट कहाँ बचेगा? कम हो जाएगी।
पॉइंट समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना, कि जिसने अभी अभी उत्कृष्ट स्थिति बांधा है तो थोड़े समय तक, जब तक वो उदय में नहीं आएगा तब तक उसके, क्योंकि और उत्कृष्ट स्थिति जिसने अभी बांधी है तो उसके परिणाम कैसे हुए थे? उत्कृष्ट संक्लिष्ट हुए थे। और अभी कुछ समय तक भी वो उतने उसी लेवल के चल रहे हैं, थोड़े कम ज्यादा, लेकिन वो उत्कृष्ट वाले लेवल में ही चल रहे हैं। और जब तक वो उसका उत्कृष्ट स्थिति उसने बांधी और उसका वादा पूरा होके वो उदय में नहीं आने लग जाए, अबाधा उतनी नहीं लंबी नहीं लेना, 70 कूड़ा कोड़ी सागर की 7,000 वर्ष, 7,000 वर्ष तक अयोग्य है ऐसा नहीं। अंतर्मूर्तवादी उदय में आने लग जाते हैं, अबाधाओं की भी उदीर्णा हो जाती है तो वो उदय में आने भी लग जाएंगे। तो वो थोड़ा कम होगा ना, उदय में आएगा तो वो लेवल कम होगा। टंकी में पानी भरा है ऊपर तक भरा है, वो उत्कृष्ट सत्व है। और फिर हमने नल चालू किया, तो नल चालू करते ही तो अभी निकला ही है पानी, समझ लो 1 घूंट 2 घूंट इतना, तो वो अभी उत्कृष्ट के बराबर सा ही है। पर हाँ, समझ लो आधी बाल्टी जितना पानी निकल जाए तो हम कहेंगे कि हाँ कुछ पानी कम हो गया। तो ऐसा वो उदय में आने लग जाए, कर्म उदय में आने लगेगा तो उसका लेवल कम हो जाएगा, तो वो सत्ता उत्कृष्ट से उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? जो उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है, अभी कर रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है? जिसकी सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट प्रदेश है, यानी प्रदेशों का सत्व, अनुभाग का सत्व और स्थिति का सत्व उत्कृष्ट है। देख लीजिए 59 पेज पे नीचे से सेकंड पैरा है। संक्लिष्ट परिणामी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जैसा संभव हो सके वैसा उत्कृष्ट स्थिति बंध वाला, उत्कृष्ट प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक को ग्रहण नहीं कर सकता। ये 2 बातें हो गई, ये उत्कृष्ट के संबंध में। अब दूसरी, शपक श्रेणी में जो बंध संभव है, तो दूसरी बात क्या है? जो जगन्य स्थिति बंध कर रहा है ऐसा जीव। तो जगन्य स्थिति बंध किसको होता है, कब होता है? कि वो शपक श्रेणी के काल में, उस समय अपन ने पढ़ा था कि जिस समय जिस कर्म की बंध विच्छित्ति होती है उस समय ही उसका जगन्य स्थिति बंध होता है। ऐसे नहीं है हमको हो जाएगा किसी को भी, कि अभी तो हमको कभी उत्कृष्ट भी हो सकता है और कभी जगन्य भी हो जाए। 7 कर्मों में ऐसा नहीं होता है, आयु कर्म की अलग चलती है व्यवस्था। तो जिस समय उसकी बंध विच्छित्ति होने का काल आता है, बंध विच्छित्ति कब होगी? ये मुख्य रूप से प्रकृतियों की, तो वो श्रेणी के काल में होगी। पाप प्रकृतियों की पहले हो जाएगी, बाकी की वहां होगी। तो उत्कृष्ट स्थिति बंध, सॉरी जगन्य स्थिति बंध किसको होगा? कि जो श्रेणी में है, और उसमें भी शपक श्रेणी में जो उसके बंध विच्छित्ति के समय पे अंतिम समय पर जब है तब, तो लगभग 9वें 10वें गुण स्थान में या 8वें गुण स्थान में, जिन जिन की विच्छित्ति जहां जहां हो रही है उस हिसाब से। तो शपक श्रेणी में जो बंध संभव है उतनी परिणामों की विशुद्धि। तो जगन्य स्थिति बंध किसको होगा? कि जिसके परिणाम इतने विशुद्ध हैं। अब जिसके परिणाम इतने विशुद्ध हैं, जो शपक श्रेणी में है, वो प्रथमोपशम सम्यक करेगा। वो कौन सा सम्यक करेगा? वो कोई सा भी नहीं करेगा, वो पहले से सम्यक दृष्टि है। जो श्रेणी में है, तो बिना सम्यक दर्शन के श्रेणी चढ़ पाएगा क्या? चढ़ ही नहीं पाएगा। तो वो प्रथमोपशम तो के तो अयोग्य है ही, लेकिन वो शिवोपशम भी नहीं कर रहा होगा, वो शायक भी नहीं कर रहा होगा उस समय, तो वो सम्यक तो कोई सा भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पहले से है, और जो है बस उसी में है, या तो द्वितीयोपशम रूप हो या शायिक हो, जो है वही रहेगा। तो जो जगन्य स्थिति बंद कर रहा है ऐसा शपक श्रेणी में स्थित जीव, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या हो गया? कि जो जगन्य स्थिति अनुभाग और प्रदेश की सत्ता वाला है। सत्ता भी जगन्य कब होगी? वो भी तभी होगी शपक श्रेणी में, वहां कर्मों की को नष्ट करते करते जब वो पहुंचा है शपक श्रेणी में, तो उसके पास कर्मों की सत्ता भी कम बची है, जगन्य बची है। तो ऐसा जीव अब उस श्रेणी में है, शपक श्रेणी की स्थिति में है, तो वो भी कोई सम्यक करने के लिए, सम्यक दृष्टि है पहले से, तो सम्यक के अयोग्य। तो शपक श्रेणी में जो बंध संभव है उतनी परिणामों की विशुद्धि व जगन्य प्रदेश स्थिति अनुभाग की सत्ता रह जाने पर भी
प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, तब भी वो प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, जरूरत ही नहीं है वो उसको। तो इस प्रकार से ये अयोग्यता भी यहाँ पर बताई है। औपशमिक सम्यक्त की मेरे ख्याल से अपनी चर्चा हो गई है। आप लोगों को किसी को कुछ प्रश्न है अगर तो पहले पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से। किसी को कुछ बात पूछनी है, क्लियर नहीं हो रहा हो। एक कैंडिडेट तो हमेशा तैयार है अपने पास। अच्छी बात है, कोई नहीं पूछता है तो। नहीं, 4 हाथ खड़े हो गए, 5 हो गए। बोलिए जल्दी। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि जो इसमें ना 50 नंबर पेज पे ना बहुत आचार्यों के और शास्त्रों के नाम है, तो वो आएंगे क्या? वो याद करने पड़ेंगे क्या? बहुत से आचार्यों और शास्त्रों के नाम है। जो मुख्य मुख्य है ना अपने कॉमन, जैसे जो आते रहते हैं तत्वार सूत्र वगैरह में, वो अष्ट सहस्त्री और ये सब एक 2 बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मुझे भी ध्यान नहीं होने दिए हैं कि भी। 50 नंबर पेज पे है मैम। हाँ, देख लिया 50, 51 लास्ट में उसमें है। एक एक आध बार तो पढ़ लीजिएगा, तो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई। दीदी 69 पेज पे एक वर्ड है द्विजन्मा। 69 द्विजन्मा मतलब दूसरा जन्म जिसका हुआ है, सम्यक दृष्टि के लिए दिया है वो शब्द। 69 पे बोल रहे हैं ना। कहाँ पर है? हाँ, बीच में है, ये द्विजन्मा है। सम्यक दृष्टि है, द्विजन्मा है मतलब उसका दूसरा जन्म हुआ है। पहले तो एक जन्म जो हुआ था मिथ्यात्व रूप से वो हुआ ही, लेकिन अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो सम्यक दर्शन का जन्म हुआ है, तो वास्तव में उसने आत्मा को अब अपने आप को आत्मा अब स्वीकार किया है, तो वास्तव में तो उसका जन्म अब हुआ है, इसलिए उसको द्विजन्म, दूसरा, जैसे बोलते हैं ना कई बार किसी बीमारी से बच जाए तो हमारा दूसरा जन्म हुआ है, ऐसा, तो उस तरह से वो द्विजन्म। एक और दीदी प्रश्न, मद हम लोग 8 बोलेंगे या 8 बोलेंगे? मतलब मद 8 8 बोला जाएगा, ठीक है। अनंत अनंत अनंतरवर्ती समय से क्या तात्पर्य है? अनंतर मतलब जस्ट नेक्स्ट, अनंतर, अंतर के अन लगा देते हैं तो वो अपोजिट बन जाता है, अंतर के बिना, तो जस्ट नेक्स्ट वाला समय। वो ये 63 पेज नंबर पर जो ये है ना पैराग्राफ, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बोलिए पैराग्राफ कौन सा है? 63 पेज पे लास्ट वाला पैराग्राफ, ये यहाँ अध्ययकरण के प्रथम समय से लगाकर जब तक, तो उसमें ये आया है उस आरंभ काल के अनंतरवर्ती समय से लगाकर शायद सम्यक ठीक है, इसकी चर्चा अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। बोलिए शीला भाभी, आपको विस्थापक का मतलब समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा और कोई प्रश्न है? कल दीपिका। आपने ये बताया था ना कि अपूर्वकरण में 4 आवश्यक, तो जब प्रथमोपशम के काल में के शुरू में गुण संक्रमण होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त में, हाँ हाँ, तो फिर अपूर्वकरण के जब अपन क्वेश्चन आएगा कि 4 आवश्यक है, तो 4 आवश्यक तो यही लिखेंगे ना? हाँ, 4 आवश्यक तो सामान्य रूप से आए कि अपूर्वकरण में कौन से आवश्यक, चार आवश्यक होते हैं, तो यही चारों होते हैं। यही लिखेंगे, ठीक लेकिन है। अगर ये पूछे कि प्रथमोपशम सम्यक्त के अपूर्वकरण में कौन से आवश्यक होते हैं, तो फिर अच्छा, प्रथमोपशम के लिखे तब वो काल के पहले उसमें, अब ठीक। हाँ, गुण संक्रमण नहीं लिखेंगे। अगर ये प्रश्न ऐसा है प्रथमोपशम सम्यक्त के अपूर्वकरण में कितने आवश्यक होते हैं, कौन कौन से तो लिखने ही नहीं है, कितने जो भी है, तो फिर उसमें गुण संक्रमण नहीं लिखना है। ठीक, और वैसे सामान्य है कि अपूर्वकरण में कौन से आवश्यक होते हैं, तो 4 होते हैं। 4 लिखेंगे, ठीक है। बोलिए भाभी। ये प्रथमोपशम सम्यक्त की जो योग्यता बताई थी, तो उसमें चारों गतियों का जीव बताया और गर्भज भी बताया, तो विरोधाभास नहीं हो गया?
गर्भज हो मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा, विरोधाभास नहीं है। जहाँ गर्भज है ही नहीं देवोनार्कियों में, वहां तो कहाँ से गर्भज होंगे। हम्म, देवोनार्कियों में गर्भज की बात नहीं, मनुष्य तिर्यंचों में गर्भज, क्योंकि उसी में गर्भज और सम्मूर्छन होते हैं। तो सम्मूर्छन मनुष्य तिर्यंच को प्रथमोपशम नहीं होगा, उनको शिवोपशम ही होगा अगर मतलब होगा। गर्भज सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा ही लिया है, तिर्यंच की अपेक्षा ही। तो तिर्यंच में सम्मोचन नहीं होंगे। सम्मूर्छन तिर्यंच तो होते हैं, लेकिन सम्मूर्छन तिर्यंचों को प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं होगा। सम्मूर्छन तिर्यंचों को सम्यक्त तो होता है, लेकिन शिवोपशम होगा, प्रथमोपशम नहीं होगा। चलिए, और किसी का बोली, सुमन जी। तो बिना प्रथमोपशम सम्यक्त्व के क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाता है। नहीं नहीं, पहले लिया हुआ होगा ना, पहले प्रथमोपशम लेके छूट गया होगा, फिर सम्मूर्छन तिर्यंच बन गया, हाँ तो वहां जाके फिर शिवोपशम हो जाएगा। जैसे जो महामत्स्य वगैरह हैं शंभु रमण समुद्र में, हम्म, सम्मूर्छन है, तो उनको वहां प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं होता, पंचम गुण स्थानवर्ती भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी चौथे वाले भी होते हैं, तो वहां उनको प्रथमोपशम नहीं होगा, उनको शिवोपशम होगा। जय जिनेन्द्र जी। मुझे ये अभी आपने जो अयोग्यता बताई थी ना सम्यक दर्शन के लिए, उसमें आपने बताया था उत्कृष्ट प्रदेश, मतलब वो द्रव्य उत्कृष्ट होगा उस टाइम, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, परमाणु ने कर्म हाँ, परमाणु। नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा है। हाँ, जी, थैंक यू। इसमें ये ना 62 पेज पे विशेष इतना जानना या समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, ये आपने पहले समझाया था, एक बार मुझे वापस से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहले ये ले लेते हैं, फिर वो शायक सम्यक्त वाला ले लेते हैं। पेज नंबर 62 है। तो यहाँ बात क्या चल रही है, अनिवृत्तीकरण का प्रकरण है। 3 करण होते हैं और 3 करण में देखो, पूरा जो विषय आप लोगों को जिनको भी क्लियर नहीं है, तो जो क्लास जब चलती है तब जितनी डिटेल में चलता है रिवीजन में, वैसा वैसा चलाएंगे तो फिर वही वापस ही रिपीट होगा। चलाने में तो चल जाएगा, फिर वही 10-15 दिन तक चलता रहेगा। तो आप वही पढ़ाऊंगी मैं वापस से, तो उस क्लास को वापस सुनिए, जिनको भी विषय स्पष्ट नहीं है ना, तो वो क्लास वापस सुनिए। अभी आज का भी संजीव जी का था, मैंने इसलिए डाला था, अपने प्रकरण से संबंधित ही सारी बातें जो कल पढ़ा अपन ने या नहीं पढ़ा, कुछ ऐसा, वो सारा विषय उसमें आया था। और भी पहले के भी जो चल रहे थे, तो वो सुन लीजिए, तो अपना विषय रिपीट होता है। नहीं तो अपनी क्लास दोबारा से सुनिए, तो जो भी कोई विषय अस्पष्ट होता है तो उसमें समझ में आता है। और फिर कोई जो प्रश्न होते हैं, तो फिर उस प्रश्न, मतलब तरीका यही है कि पहले हम खुद देख लें या आपस में चर्चा कर लें, और फिर प्रश्न रहता है तो फिर प्रश्न पूछें, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे, लेकिन खुद का दिमाग नहीं चलेगा, खुद की बुद्धि नहीं लगेगी उसमें उतनी। यहाँ प्रकरण चल रहा है 62 पेज पे, जो इन्होंने पूछा है अनिवृत्तीकरण की बात चल रही है। जो 3 करण है, अधःकरण, अधःकरण में 4 आवश्यक। अब ये तो बात, मतलब समझ लीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अधःकरण का मतलब क्या है कि जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी असमान भी, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी असमान भी। और अधःकरण में क्या होता है कि 4 आवश्यक, समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंध अपसरण, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। ये काम वहां हो रहे हैं, इसका नाम है अधःकरण। इसके बाद में इसका टाइम कितना है, अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त मतलब तीनों में सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त, सबसे ज्यादा वाला, वो इसका काल है। इसका काल पूरा होने के बाद में फिर क्या होता है, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का मतलब क्या है कि जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीव हैं, उनके परिणाम असमान ही होंगे। यानी नीचे के समय वाला जीव ऊपर के समय वाले जीवों के परिणामों को वर्ग के बराबरी नहीं कर सकता है। ये अपूर्वकरण है। इस अपूर्वकरण में पिछले 4 आवश्यकों के साथ साथ और नए 4 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से 4 आवश्यक होते हैं
कि एक गुण श्रेणी होती है, गुण श्रेणी निर्जरा, गुणाकार रूप से निर्जरा होती है। कल अपन ने समझी थी कि पहले समय यानी टोटल जितना द्रव्य निर्जरित होना है उनको उस गुण श्रेणी का काल एक्चुअल में असंख्यात समय होता है, लेकिन मान लो 4 समय में बांटना है, तो पहले समय में जितना द्रव्य निर्जरित होगा दूसरे समय में उससे संख्यात गुना ज्यादा, तीसरे समय में उससे और संख्यात गुना असंख्यात गुना ज्यादा। तो हमने कल देखा था 4, 16, मतलब पहले समय में 1 हो रहा है तो फिर 4, 16, 64 इस तरह से, तो वो एक श्रेणी जैसी बनती है गुणाकार रूप से, वो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। फिर गुण संक्रमण प्रथमोपशम सम्यक के अपूर्वकरण में नहीं होता, लेकिन अन्य जगह होता है कि गुणाकार रूप से एक प्रकृति दूसरी प्रकृति रूप से वो उसका द्रव्य उसमें बदलता है, वो गुण संक्रमण। फिर तीसरा आवश्यक होता है स्थिति कांडक घात, कि जो सत्ता में रखी हुई कर्म है उनकी स्थितियां प्रत्येक अंतर्मूर्त में उसके नियम के हिसाब से वो पूरा एक एक कांडक यानी उसका ग्रुप ले लेकर स्थिति कम कर दी जाती है, तो वो स्थिति घटती है, वो कहलाता है स्थिति कांडक घात। और ये स्थिति कांडक घात प्रायोगिक लब्धि से ही प्रारंभ हो जाता है वास्तव में, तो ये सारे ही काम प्रायोगिक लब्धि में भी उसी तरह से चलते हैं, लेकिन वहां पर उसको गिनते नहीं है। यहाँ करण से ही, क्योंकि उसमें मोहर पक्की लगती है, इसलिए यहाँ विशेष रूप से बताए जा रहे हैं स्थिति कांडक घात या स्थिति खंडन। और दूसरा होता है अनुभाग खंडन या अनुभाग कांडक घात, की जो कर्मों का जितना अनुभाग, पहले ही अनुभाग कितना बचा हुआ है, प्रशस्त प्रकृतियों का तो चतुस्थानीय बढ़ गया, अब कांडक घात किस में हो रहा है, प्रशस्त में नहीं हो रहा है, अप्रशस्त प्रकृतियों में। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम हो रहा है, तो पहले ही कितना बचा है, द्विस्थानीय बचा है, पहले ही कम हो गया है। अब उस द्विस्थानीय में भी हर अंतर्मूर्त में और कम और कम और कम, ऐसा पाप प्रकृतियों के फल देने की शक्ति, यानी उनको बिल्कुल क्या कहें, कमर तोड़ देते हैं उसकी पाप की, ऐसी स्थिति इसमें होती है। और ये जो काम चल रहा है, ये करण, ये सारे ही काम कल अपन ने पढ़ा था, चारों ही आवश्यक, सामान्य कथन में चारों ही आवश्यक अपूर्वकरण से प्रारंभ होकर अपूर्वकरण में चल रहे हैं, अनुवृत्तिकरण में चल रहे हैं, और कहाँ तक पहुंच रहे हैं, जब तक कि ये गुण संक्रमण पूरा नहीं हो रहा है, उसका पूर्ण काल जो शब्द यहाँ दिया था, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जब तक पूरे बन नहीं रहे हैं, जब तक उनकी उत्पत्ति यानी 3 टुकड़े जब तक नहीं हो रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक्त होने के बाद में, तब तक ये काम चलता है। उसके बाद फिर ये स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, यानी जो नॉर्मल अब सम्यक दृष्टि हो गया है, सामान्य जीवन उसका हो गया है, तब ये स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा फिर नहीं होगी। ये पर्टिकुलर उतनी देर के लिए करण लब्धि के समय, और जैसे ही सम्यक तो प्रकट हुआ तो पहले अंतर्मूर्त काल में, तभी ये काम होंगे, क्योंकि ये विशेष विशुद्धि से दिख रहा, समझ में आ रहा है ना अपने को, कि इतना अनुभाग कम होना, स्थिति कम होना, तो ऐसे फिर काम करते करते या संक्लेश परिणाम भी हो रहे हैं, दूसरे विषय भोग के भी काम हो रहे हैं, और फिर ये काम चलता रहे, उसमें नहीं होगा। ये विशेष विशुद्धि के माध्यम से उसी उतने ही टाइम के लिए पर्टिकुलर होता है। आगे के ऊपर के गुण स्थानों में हमेशा भी चलता है गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह, लेकिन अभी तो यहाँ पर इतना ही होता है। तो ये हुए 4 आवश्यक अपूर्वकरण के। फिर अपूर्वकरण का जो काल है वो अधःकरण के काल से संख्यात गुणाहीन अंतर्मूर्त काल है, वो काल पूरा होते फिर जीव किस स्थिति में पहुंचता है, अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण का मतलब क्या है, कि जहां परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान या भिन्न ही होते हैं, यानी एक समय का एक ही परिणाम है। अधःकरण में एक समय के परिणाम बहुत सारे थे, हमने देखा था 1 से लेके 162 तक वो एक समय के परिणाम चल रहे थे, एक से लेके 162 तक ही लगाए थे, ठीक है। तो वो एक समय में थे। अपूर्वकरण में भी परिणाम, एक समय के परिणाम खूब सारे थे, वैरायटी थी,
पर कोई जीव किस परिणाम, क्योंकि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान हो रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एक समय में परिणाम बहुत सारे हैं, इसलिए समान और असमान हो रहे हैं। पर अनिवृत्तीकरण में क्या है? अनिवृत्तीकरण में एक समय का एक ही परिणाम है बस। तो जो जो जीव त्रिकाल में इस अनिवृत्तीकरण के पहले समय में आएंगे, उन सबको वही एक ही परिणाम। जो जीव अनिवृत्तीकरण के चौथे समय में आएंगे, भूतकाल में आए थे, वर्तमान में आ रहे हैं, भविष्य में आएंगे, उन सबका सेम परिणाम। तो जितने इस अनिवृत्तीकरण के समय है, उतने ही अनिवृत्तीकरण के परिणामों की संख्या होती है। यह अनिवृत्तीकरण, इस अनिवृत्तीकरण में क्या होता है, जैसे ही अनिवृत्तीकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही ये पूर्व पिछले जो आवश्यक चल रहे थे, गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये चलते रहते हैं। और फिर जब उसका बहुभाग बीत जाता है अनिवृत्तीकरण का, उसके बाद में फिर क्या होते हैं, दो आवश्यक होते हैं। कौन से दो आवश्यक होते हैं? पहला आवश्यक होता है अंतरकरण। अंतरकरण की जो अनिवृत्तीकरण के बाद वाला समय है, उस बाद वाले समय में से मिथ्यात्व के निषेकों को खाली किया जाता है, उनका अंतर बनाया जाता है, उनका गैप बनाया जाता है। तो कैसे अंतर बनाया जाता है कि उसमें से कुछ निषेकों को उपरीतन स्थिति में बाद में पीछे कर देते हैं, और कुछ निषेकों को उदीर्णा के माध्यम से जल्दी उदय में लाके उनको खत्म कर दिया जाता है। तो अनिवृत्तीकरण के बाद वाला जो काल है, वहां कुछ एक अंतर मुहूर्त काल के लिए वहां दर्शन मोहनी मिथ्यात्व के निषेक बिल्कुल खाली हो जाते हैं, है ही नहीं उस समय, पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उसको कहते हैं अंतरकरण, या अंतरकरण रूप उपशम भी बोलते हैं उसको। ये पहला काम हुआ अंतरकरण। और दूसरा काम क्या होता है? उपशमकरण, की जो उपरीतन यानी बाद वाली स्थिति में मिथ्यात्व के निषेक रखे हैं, वो उदीर्णा होकर वर्तमान ये जो खाली गैप हमने बनाया है, उस समय पे वो उदीर्णा होकर उदय में नहीं आ जाए, नीचे नहीं आ जाए। तो ये दूसरा काम वहां पर अंतरकरण का किया जाता है। ये सब वो विशुद्धि से विशेष जो विशुद्धि है उसके माध्यम से काम होता है। तो देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, 62 नंबर पेज पे थर्ड पैरा है। विशेष इतना जानना, यहाँ समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, क्योंकि जितने अनिवृत्तीकरण के अंतर्मुहूर्त के समय हैं, उतने ही अनिवृत्तीकरण के परिणाम हैं। अभी मैंने आपको ओरली पूरा तीनों करण का समरी बोल के बताई है मुंह से। अब आप चाहें तो मतलब दोबारा से सुन के लिखना चाहें, याद करना चाहें, तो क्या है समरी तीनों की। बाकी डिटेल तो है ही, विस्तार तो है ही, लेकिन इतना अपने को क्लियर हो जाए तो हमारा समझ लो कुछ क्लियर। बाकी विस्तार काफी है, लेकिन इतनी इतनी मोटी मोटी बात अपने को क्लियर हो जानी चाहिए तीनों करण के संबंध में। यहाँ समान समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, क्योंकि जितने अनिवृत्तीकरण के अंतर्मुहूर्त के समय है, उतने ही अनिवृत्तीकरण के परिणाम हैं। इसलिए प्रति समय एक ही परिणाम होता है। ठीक है, अब ये बात अपनी हुई। यहाँ जो स्थिति खंडन व अनुभाग खंडन आदि का प्रारंभ है, वह किसी दूसरे अनुपात यानी प्रमाण अनुसार ही होता है। यानी जो अपूर्व करण में जिस रेशो में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, जिस जिस रेशो में वो स्थितियां कम हो रही थी, अनुभाग कम हो रहे थे, यहाँ वो रेशो चेंज होता है, अलग रेशो में होता है, कुछ बढ़ता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ अलग अनुपात में होता है, इतना यहाँ बता रहे हैं। अब वो कितना कितना क्या होता है वो सब, ये सारा डिटेल यहाँ नीचे इन्होंने भी लिखा भी है। लब्धि सार, नाम ही ग्रंथ का क्या है, लब्धि सार। तो वहां 5 लब्धियों की, और 5 लब्धियों में भी शिवोपशम विशुद्धि और देशना लब्धि में तो इतना ज्यादा विस्तार है नहीं। प्रायोग्य लब्धि का विस्तार से वर्णन है। इसका पहला ही जो अधिकार है, उसका अधिकार का नाम ही प्रथमोपशम सम्यक अधिकार है, पहले अधिकार का नाम। और फिर प्रायोग्य लब्धि का विस्तार से वर्णन, और ये करण लब्धि का पूरा विस्तार से वर्णन। तो बहुत डिटेल है और बहुत उदाहरण गणित वगैरह पूरा देके सारा वो दिया है। पर अभी इतना समझ लेना कि वो सेम नहीं है, जो भी रेशो है वहां स्थितियां जो कम हो रही है अपूर्व करण में,
और अनिवृत्तीकरण में जो स्थितियां कम हो रही हैं तो रेशो में थोड़ा फर्क है, पर काम चालू है, काम वही होता है। अपूर्वकरण संबंधी स्थिति खंडन आदि तो अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही समाप्त हो गए थे। यहाँ पर अंतरकरण विधि भी कही है, जो श्री लब्धि सारजी ग्रंथ से जानना। तो अपूर्वकरण वाला जो रेशो था स्थिति कांडक घात का, स्थिति खंडन का, अनुभाग खंडन का, वो वहां तक चला। अब जैसे अनिवृत्तीकरण शुरू हुआ तो स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन तो चल रहा है, लेकिन वो रेशो चेंज हो गया है। ये यहाँ कह रहे हैं, यही लाइन पूछ रहे थे ना आप, कि अपूर्वकरण संबंधी स्थिति खंडन आदि तो अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही समाप्त हो गए थे। मतलब अपूर्वकरण वाला जो रेशो था वो अपूर्वकरण तक था। अब जैसे ही अभी विशुद्धि बढ़ी, अनिवृत्तीकरण में आया, तो वो नया रेशो, वहां पर काम सेम हो रहा है लेकिन उसका रेशो चेंज हो गया है। ठीक, तो यहाँ अनिवृत्तीकरण में ये होता है। फिर यहाँ अंतरकरण की विधि अपन ने अभी देख ली कि वो गैप बनाया जाता है, अंतरकरण की विधि, और फिर उपशमकरण वो वहां पर होता है। आगे भी देख लीजिए, यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुष्क प्रकृतियों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग का सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता रूप उपशम होने से तत्वार्थों के श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक दर्शन को पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। अनिवृत्तीकरण का जैसे अंतिम समय आता है तब तक, मतलब अंतिम समय तक उनका उदय था, अंतिम समय के में वो उदय पूरा हुआ, उसके बाद में अब उदय नहीं है। सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता, तो अब इनका ना दर्शन मोहनी का उदय है मिथ्यात्व का, ना अनंतानुबंधी का उदय है, और जीव को अंदर से तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान, वो जो निश्चय सम्यक दर्शन है, यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, वो प्रकट हुआ। इधर कर्मों में भी ये स्थिति हुई कि अब दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व का उदय, अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, तो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वहां पर ये तो फिर कल कर लिया था अपन ने, वहां प्रथम समय में ही द्वितीय अवस्था में रहता हुआ मिथ्यात्व के द्रव्य को स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक घात बिना ही गुण संक्रमण का भाग मिलाकर मिथ्यात्व के द्रव्य के 3 भाग, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय कर देता है। ये अपन ने कल कर लिया था। तो इस तरह से ये औपशमिक सम्यक की बात पूरी हुई। अब शिवोपशम की परिभाषा किस किस को याद नहीं है? शिवोपशम की परिभाषा किसी का भी हाथ खड़ा नहीं है? शीला भाभी, अब जिनका हाथ खड़ा नहीं है ना, उनसे पूछ लूंगी मैं। बोलिए स्नेहलता जी, शिवोपशम किसे कहते हैं? चालू करिए आवाज। वर्तमानकालीन सर्वघाती देशघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय। देशघाती सर्वघाती वर्तमान का सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, भविष्यकालीन इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन क्या बोलेंगे, देशघाती वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन 3 रूप जो अवस्थाएं होती है कर्म में, उसको क्षयोपशम कहते हैं, और इस कर्म की 3 रूप अवस्थाओं का जो जीव में भाव होता है उसको क्षयोपशम। बहुत बढ़िया, सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। 2 तो तरह के स्पर्धक हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती स्पर्धकों का क्या करना है? सर्वघाती स्पर्धक भी एक वर्तमानकालीन है, एक भविष्यकालीन है। वर्तमानकालीन का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय। क्षयोपशम में 3 काम होने हैं, क्षय, उपशम और उदय।
तो किसका क्षय है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय। लेकिन कौन सा क्षय? उदयाभावी क्षय। फिर उपशम किसका है? कि भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम। लेकिन कौन सा उपशम? सदवस्था रूप उपशम। और उदय किसका है? कि वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। ठीक है। अब और भी मैं सबसे नहीं पूछ रही हूँ, जिनको भी याद नहीं हो अवश्य याद कर लें। और क्षयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? आप लोग सोचते हैं परिभाषा लिखने को तो आएगी नहीं तो क्यों याद करें, लेकिन यदि हम अपने लाभ के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो हमें याद करनी चाहिए। बोलिए। वर्तमानकालीन मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का इसमें मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के साथ में चारित्र मोहिनी को भी प्लस करिए ना, वो भी सर्वघाती प्रकृति। हाँ हाँ, और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। इन्हीं छहों का, ये छह हो गई इन्हीं छहों का सद अवस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन सम्यक प्रकृति देशघाती जो प्रकृति है उसका उदय इन तीन रूप अवस्था को छाय, जब ये अवस्था कर्मों में होती है तो वो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। बढ़िया। तो उस समय जीव का जो भाव होता है उसको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। बढ़िया। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या है? क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का दूसरा नाम क्या है? बोलिए कविता जी। वेदक सम्यक्त्व। वेदक सम्यक्त्व, ठीक है। वेदक सम्यक्त्व क्यों कहते हैं? क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व क्यों कहा जाता है? सेजल कुछ पूछ रहे हैं आप? सेजल। आप अभी जो क्वेश्चन बोले ना कि क्षायुष का दूसरा नाम क्या है, उसका हाँ, वेदक है। ठीक, बढ़िया बढ़िया। क्षायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व क्यों कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। सम्यक प्रकृति का उस समय पे वेदन होता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक कहते हैं। वेदक यानी वेदन कर रहा है। किसका वेदन वेदन? सम्यक्त्व प्रकृति का उदय चल रहा है, उसका वेदन कर रहा है, इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। बढ़िया। फिर उसको क्षायोपशमिक क्यों कहते हैं? वेदक सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व यानी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का नाम क्षायोपशमिक क्यों पड़ा? हाँ सरिता जी। क्योंकि इसमें कर्मों का क्षयोपशम होता है। कौन से कर्मों का? वो पर्टिकुलर बताना, ये तो सामान्य कथन हो गया। जैसे अभी पर्टिकुलर बताया ना कि सम्यक प्रकृति का वेदन, तो ऐसे पर्टिकुलर बताना है। कौन से कर्म का यहाँ पे अपन ने पढ़ा भी था। बोले दीपिका जी। वो जो सर्वघाती जो है प्रकृतियां, उनका जो क्षय हो रहा है, उदयाभावी क्षय हो रहा है, तो उसमें क्षय, उपशम और उदय तीनों है। इन तीनों का जो दर्शन मौनी और चारित्र मौनी की सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उनका उदयाभावी क्षय भी है और उनका उपशम भी है और सम्यक प्रकृति का उदय भी है। इसमें ये तीनों काम हो रहे हैं, इसलिए उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक है, यानी सम्यक्त प्रकृति के उदय की तरफ से तो उसको वेदक सम्यक्त नाम दे रहे हैं, और जो ये 6 प्रकृतियां हैं, इन 6 प्रकृतियों का जो क्षय और उपशम हो रहा है
उसकी तरफ से इसको शिवोपशम सम्यक्त नाम दे रहे हैं। तीनों वो उदय भी साथ में है, लेकिन अब जब अलग अलग करेंगे तो जो 6 प्रकृतियां हैं उन 6 प्रकृतियों का क्षय और उपशम उसकी अपेक्षा से तो शिवोपशम कह रहे हैं, और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, उसका वेदन हो रहा है, उसकी अपेक्षा से वेदक सम्यक्त नाम कहते हैं। इसका भी जगन्य काल कितना है शिवोपशमिक सम्यक का? अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर, ये शिवोपशमिक सम्यक का है। इसके बाद में शायिक सम्यक की चर्चा कर लेते हैं, अपना समय हो रहा है। कि शायिक सम्यक किस प्रकार होता है, देखिए पेज नंबर 63 पे, कि पहली बात शायिक सम्यक के लिए भी पात्रता चाहिए, तो किसको होता है शायिक सम्यक? तो किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को होता है कि सम्यक दृष्टि को होता है? पहली बात सम्यक दृष्टि को ही होगा। शायिक सम्यक तो कभी भी मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। जैसे प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता में क्या था? मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। और शायपशमिक सम्यक तो किसको होगा? सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को, कि दोनों को? शायपशमिक सम्यक किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा, मिथ्या दृष्टि को होगा, कि दोनों को हो सकता है? दोनों को हो सकता है। शायपशमिक सम्यक जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है उसको शायपशमिक होगा कि नहीं होगा? तो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, और मिथ्या दृष्टि है, सादी मिथ्या दृष्टि है, उसको भी हो सकता है, तो दोनों को हो सकता है। लेकिन शायिक सम्यक वो सम्यक दृष्टि को ही होगा। कौन से सम्यक दृष्टि को होगा? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को ही होगा, ठीक है। और फिर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगा, और कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगा। चारों गतियों में जो जो वहां कंडीशन थी ना, वहां चारों गतियों की थी, तो यहाँ चारों गतियों वाली नहीं है, ठीक है। और किसी को भी हो जाए ऐसा नहीं, कर्म केवली शुद्ध केवली का पाद मूल, तो ये सब विशुद्धि की विशेषता बताने के लिए वो सारी कंडीशन दी है। तो ये जो योग्यताएं हैं, ये शायिक सम्यक्त का प्रारंभ कौन करेगा, स्टार्टिंग कौन करेगा, तो उसको बोलते हैं शायिक सम्यक्त का प्रस्थापक। प्रस्थाप मतलब उसकी स्थापना करने वाला, यानी उसको प्रारंभ से प्रस्थापक, ऐसा प्र याद कर लीजिए। शायिक सम्यक्त का प्रस्थापक यानी उसका प्रारंभ करने वाला कौन होगा? कर्म भूमि का मनुष्य पुरुष, और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, और शायपशमिक सम्यक दृष्टि, वही होगा, ठीक है। फिर उसकी प्रोसेसिंग क्या है? वो प्रोसेसिंग होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा शायिक सम्यक के लिए? कि ये जो 7 प्रकृतियां हैं इनका नाश होगा। तो 7 प्रकृतियों में से 3 तो हैं अलग जाति की, और 4 हैं अलग जाति की। 3 है दर्शन मोहिनी की फैमिली की, और 4 हैं चारित्र मोहिनी की फैमिली की। तो इनका नाश अलग अलग तरीके से होता है। जब हम प्रथमोपशम सम्यक की बात कर रहे थे, तो प्रथमोपशम सम्यक में पहले दर्शन मोहिनी की बात हमने की, उसको उपशमित की। फिर अनंतानुबंधी तो अपने आप ही चुपचाप बैठ गई दब के, वो समझ लो बाद में बात की। लेकिन जब शायिक सम्यक की बात है, तो शायिक सम्यक में पहले किसको नष्ट करना है? पहले अनंतानुबंधी नष्ट होगी, पहले दर्शन मोहिनी नष्ट नहीं होता है। दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी में से कौन पहले नष्ट होगा? दोनों में से पहले अनंतानुबंधी नष्ट होगी। और अनंतानुबंधी को नष्ट करने को क्या शब्द दिया है यहाँ पर? अनंतानुबंधी नष्ट करने के लिए शब्द क्या दिया है? बोलिए पद्मा जी। अनंतानंद की विसंयोजक, विसंयोजना। अनंतानुबंधी का को नष्ट करने के लिए यहाँ शब्द दिया है अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो पहले होती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना, किसको होती है? कि चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में, चौथे में भी, 5वें में भी, छठे 7वें में भी। और कौन सी गति में होती है? कि चारों गतियों में से किसी भी गति में हो सकती है। अभी पंचम काल में हो सकती है क्या? अनंतानुबंधी की विसंयोजना पंचम काल में हो सकती है, मना मत करिए, हो सकती है, चारों गतियों में हो सकती है। तो फिर पंचम काल में होने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उसके लिए कोई केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं चाहिए,
जिस काम के लिए केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए तो वो अभी पंचम काल में नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी की विसंयोजना अभी वर्तमान में पंचम काल में भी हो सकती है और चारुगतियों में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना वो कैसे होगी? 3 करण परिणाम पूर्वक होगी। फिर से अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, वही सारे आवश्यक, वही सारी प्रोसेसिंग वो होगी। उसके बाद में अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई। विसंयोजना का अर्थ क्या है अब मैं ही बता देती हूँ, समय अपना हो रहा है, पूछ ले रही हूँ कि अनंतानुबंधी का जितना द्रव्य है, द्रव्य का मतलब है अनंतानुबंधी के जो परमाणु है, जो पार्टिकल्स हैं, उनको अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन और 9 कषाय, 12 ये और 9 हो 21 कषायों रूप बांट देना, उस रूप परिणमित कर देना, और अनंतानुबंधी में कोई द्रव्य नहीं बचे तो वो खत्म हो गई। इसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद में कम से कम अंतर्मूर्त का ब्रेक पड़ेगा, गैप पड़ेगा। अंतर्मूर्त का ब्रेक लेकर फिर से वो 3 करण परिणाम करता है जीव, और फिर से 3 करण परिणाम करके अब क्या करेगा कि दर्शन मोहनी का क्षय। दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियां हैं उसके पास में? 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां हैं। तो अभी उदय किसका आ रहा है उसको? उदय किसका आ रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है ना, वेदक सम्यक दृष्टि है। सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व स्टॉक में रखी है सत्ता में। तो फिर क्या करेगा 3 करण परिणाम पूर्वक कि मिथ्यात्व को कन्वर्ट करेगा, मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में। कैसे खत्म होती है ये प्रकृतियां? मिथ्यात्व का जो समान है, जो द्रव्य है, वो सामग्री जाती है सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व की सामग्री जाती है सम्यक प्रकृति में। तो फिर क्या क्या फर्क पड़ा? सामग्री तो बढ़ गई कि नहीं? अनुभाग शक्ति में अंतर है ना तीनों की। मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति कल अपन ने देखी थी, शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग रूप थी मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति, और सम्यक मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति कैसी थी? दारू का एक भाग रूप थी। तो ये मिथ्यात्व का द्रव्य इसमें किया, मतलब इसकी अनुभाग शक्ति इतनी कम कर दी। फिर इसको किसमें किया? सम्यक प्रकृति में। सम्यक प्रकृति की अनुभाग शक्ति कैसी थी कि लता रूप और दारू का एक अनंतवा भाग रूप। तो ये इसकी अनुभाग शक्ति और कम हो गई। यानी नाश करने के अलग अलग तरीका है, उसको उसको तोड़कर स्थितियां कम करना ये अलग तरीका है, और उसकी शक्ति को कम कर दिया, उसकी शक्ति ना के बराबर कर दी। अभी जो सम्यक्त प्रकृति बची है, तो ये सम्यक्त प्रकृति उदय में आकर ही खत्म होती है। तो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, वो उदय में आकर, और जैसे ही सम्यक प्रकृति का द्रव्य पूरा होता है तो जीव को शायिक सम्यक्त, अब सारी खत्म हो गई तो शायिक सम्यक्त प्रकट होता है। अब यहाँ क्या शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है? कहाँ गए दीपिका जी? हाँ, इसमें आपको पर्टिकुलर क्या शब्द समझ में नहीं आ रहा है वो बता दीजिए। निष्ठापक का एक वो जो निष्ठापक का मतलब है, ये तो हमने देखा था प्रस्थापक, प्रारंभ करने वाला, वो कर्म भूमि का मनुष्य, और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में यह प्रस्थापक। लेकिन ये काम चालू तो कर दिया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई, फिर दर्शन मोह का क्षय। अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो कभी भी हो जाती है, लेकिन अब दर्शन मोह का क्षय प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करने के बाद में जब कन्वर्जन पूरा हो गया, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप कन्वर्ट हो गई। अब क्या है? अब क्या करना है? जीव को जितना करना था, मतलब अपने करने योग्य तो हो गया। अब क्या है कि अब वेट करो कि सम्यक प्रकृति उदय में आकर खत्म हो जाए। तो जब ये कन्वर्जन का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो जीव कहलाता है कृत कृत्य वेदक। कन्वर्जन का काम पूरा हो गया, अपने करने का काम हो गया, तो वो कहलाता है कृत कृत्य वेदक। तो अब ये कृत कृत्य वेदक होने के बाद में अभी जो टाइम बचा है सम्यक प्रकृति का उदय आने का, इस टाइम के बीच में जीव का मरण हो सकता है, आयु पूरी हो सकती है। जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ है कन्वर्जन का, तब तक मरेगा नहीं, तब तक आयु पूरी नहीं होगी। लेकिन ये कन्वर्जन का काम पूरा हो गया, अब हम रिलैक्स हो गए, हमारे तरफ से काम पूरा है, अब ये उदय में आके
समझ लो मशीन में चढ़ा हुआ है, ये तो अपने आप मशीन में काम होगा। तो उस समय जीव का मरण हो सकता है। तो मरण होकर कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा, कि जो आयु बंधी होगी चारों गतियों में से, उस हिसाब से चारों गतियों में किसी भी गति में जा सकता है। तो वहां जाकर, वहां जन्म लेकर ये काम, ये समय प्रकृति का उदय चलता चलता उषायक समय की जो प्राप्ति होगी, पूर्णता होगी, वो दूसरी गति में जाके होगी। तो उसको कहते हैं, पूर्णता करने वाले को कहते हैं निष्ठापक। प्रस्थापक यानी प्रारंभ करने वाला, निष्ठापक यानी पूर्णता। निष्ठापन का मतलब होता है संपन्न। निष्ठापन यानी संपन्न। तो वो मतलब जब प्रस्थापन से लेकर निष्ठापक बनने तक के जो बीच की अवस्था है वो तो एक ही गति में होगी। हाँ, जब तक कृतकृत्य वेदक नहीं होगा नहीं तब हो तक तब तक एक ही गति में, मनुष्य गति रहेगी। मनुष्य ही। तो फिर वो अनंत वो जो उसकी विसंयोजना है वो भी फिर मनुष्य गति में ही होगी, क्योंकि जो प्रस्थापक विसंयोजना मान लो किसी और गति से करके आया हो और उसका लैप्स नहीं हुआ हो। कल शाम को भी ये बात चली थी बाद में स्टोपदेश की क्लास में, कि विसंयोजना पहले कर ली हो और उसका कुछ टाइम रहता है कि इतने समय तक वो विसंयोजना वैलिड रहेगी। तो वो किसी दूसरी गति में करके आया विसंयोजना और अभी वैलिडिटी चल रही है, तो यहाँ डायरेक्ट दर्शन मोह की सपना, केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिला, दर्शन मोह की सपना कर सकता है। तो विसंयोजना प्रस्थापन के लिए तो पादमूल चाहिए, प्रस्थापन के लिए चाहिए, पादमूल चाहिए, फिर उसके बाद इसकी विसंयोजना होगी। वो थोड़ा नहीं, ये कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। योजना पहले होती है, ये मैंने अभी पहले ही कह दिया ना। इन दो कामों में से पहले क्या होगा, दर्शन का क्षय और अनंतानुबंधी की विसंयोजना। इन दोनों में से पहले क्या होगा, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना। की विसंयोजना होगी तब उसे प्रस्थापन नहीं कहते, उसके बाद में प्रस्थापक कहलाता। दर्शन मोह का क्षय जब कर रहा है तभी प्रस्थापक कहते हैं, तभी कहना बस। क्योंकि विसंयोजना वापस से लैप्स हो जाती है, मतलब उसकी संयोजना भी वापस से हो जाती है। अपन 3 मिनट और करेंगे बस, ये 3:37 हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग पूछ लीजिए। ये जो करण परिणाम है वो दर्शन मोहनी के क्षय के लिए ही होंगे ना, उसमें विसंयोजना में करण परिणामों की जरूरत नहीं है, या है? कहा तो विसंयोजना 3 करण परिणाम पूर्वक होती है। अभी भी कहा था, पहले भी कहा, 6 जगह होते हैं, वो भी लिखवाया था। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी करण परिणाम पूर्वक ही होती है, बिना करण के नहीं होती है। तो वो मतलब जब विसंयोजना करेगा तो उससे पहले 3 करण परिणाम कर लेगा, फिर वो दर्शन मोह का क्षय और विसंयोजना, फिर दर्शन मोह के क्षय के लिए दोबारा फिर करेगा। अलग है ना, दोबारा है, दोबारा है, विसंयोजना की अलग है और दर्शन मोह के क्षय की अलग है, अलग 2 है। बार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप समझ लीजिए कि क्लास में बहुत आधी अधूरी मीन्स बहुत शॉर्ट में बात आई है, कोई सारे पॉइंट नहीं आए हैं। मैम आपने बोल सारी हो ही नहीं सकती, अपने कितने दिन चली थी। तो आपने या तो लिखा होगा तो उसको पढ़िए, नहीं तो आप वापस सुनिए। मतलब आधा अधूरा सा कुछ निर्णय नहीं करना है यहाँ से, कुछ कुछ पॉइंट रह गए हैं, सारी बातें नहीं आई है, ये मैं खुद ही बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने मुख्य मुख्य ये बात मैंने बोली थी अभी भी, कि 3 करण पूर्वक ही वो अनंतानुबंधी की विस योजना करेगा। पर अभी मैं बहुत बोले जा रही हूँ, पता नहीं कौन कितना पकड़ रहा है। मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो कि 3 करण परिणाम पूर्वक ना। हेलो मैम, सुन रहे हो? सुन रही हूँ, लेकिन शॉर्ट में बोल दीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ। विसंयोजना करेगा अनंतानुबंधी के आप बोलते हो कि पंचम काल में भी कर सकता है, तो पंचम काल में तो छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होगा, तो वो छपड़ा कैसे करेगा, तो वापस वो कोलैप्स हो जाएगी उसकी। लैप्स क्यों होगी, मैंने कहा ना, अभी विसंयोजना कर ली और फिर बाद में उसका टाइम चलता है तो बनी रह अंतर्मुहूर्त काल है ना मैम। अंतर्मुहूर्त नहीं, असंख्यात वर्ष तक चल सकती है विसंयोजना। हाँ, उसका टाइम है। ठीक है, वही मैं बोली नहीं तो पंचम काल में तो फिर विसंयोजना का उत्कृष्ट काल 132 सागर, 132 सागर तक वो चल सकती है। तो वो की भी बेकार ही जाएगी ऐसा नहीं है। और मान लो भी जा रही हो पर अभी इतनी विशुद्धता प्राप्त हो रही है, तो क्यों नहीं प्राप्त कर ले, चली जाएगी बेकार। अभी तो उसका विशुद्धता का लाभ ले लें हम, अभी तो वर्तमान में अगर मिल रही है तो क्यों नहीं ले। मान लो वैसे तो नहीं होती है, लेकिन अगर लैप्स भी होती हो, बेकार भी जा रही हो, तो जितना अभी मिल रहा है अभी का आनंद तो ले लें।
वो करण की विशुद्धि उसमें विशुद्धता में आनंद आएगा कि नहीं आएगा, कुछ शांति प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो जो मिल रहा है वो तो ले ले। बोलिए अर्चना जी। तो ये वाली रिकॉर्डिंग अभी डाल दीजिए, जिससे कि 2-3 बार सुनूंगी, कोई पॉइंट रह गया होगा तो समझ आ जाएगा, वो फिर लंबा हो जाएगा सुनने का। तो वो मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेंगे डालना। दीदी विसंयोजना अभी होती है, मतलब हमें विसंयोजना के लिए केवली के और शुद्ध केवली के पादमूल नहीं चाहिए क्या? बोला था मैंने ये बात भी कि उसके लिए पादमूल की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बोल रही खाली हूँ उसके लिए ही, चाहिए हमें जो हाँ, इसमें। दर्शन मोह की क्षपणा के लिए केवली शुद्ध केवली के पादमूल की आवश्यकता है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यानी चारों गतियों में कहीं उससे ही समझ में आ रहा है, क्योंकि चारों गतियों में तो पादमूल मिलेगा नहीं ना। 3 गति वाले जीवों को तो मिल जाएगा, नरक में कहाँ मिलेगा? नरक वालों को तो नहीं मिलेगा ना पादमूल। बाकी 3 गति के जीवों को तो पादमूल मिल जाएगा। पर फिर भी वो जो मनुष्य की शर्त है, दर्शन मोह की क्षपणा के लिए, जो क्योंकि मनुष्य की शर्त भी है ना साथ में, तो मनुष्य होना चाहिए। तो वो बाकी के 2 गति 3 गति के जीव तो मनुष्य भी नहीं है, तो वो दर्शन मोह की क्षय की अपेक्षा से बात है। और शायिक सम्यक की जो मोहर है, वो अनंतानुबंधी की विषय योजना मात्र होने से शायिक सम्यक कर रहा है, वो नहीं लगेगी। दर्शन मोह का क्षय प्रारंभ करेगा, तभी उसको शायिक सम्यक का प्रस्थापक, यानी शायिक सम्यक तो प्रारंभ कर दिया है इसने, तभी कहा जाएगा। क्योंकि अनंतानुबंधी की विषय योजना असंख्यात बार हो जाती है, छूट जाती है। इतनी बार विशुद्धि जीव प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर वो चली जाती है। इसलिए जिस समय विशुद्धि प्राप्त हुई हो, मतलब इससे सीखना क्या है कि विशुद्धि प्राप्त होते ही फूलना नहीं, उसमें विशुद्धि में ही मस्त मत हो जाना। विशुद्धि प्राप्त होते ही वो काम कर लेना। हमको भी कभी कभार, हम कभी बैठे ध्यान में जाप में, कभी कभार वो विशुद्धि प्राप्त होती है, कभी कभार उपयोग अच्छा लगता है। वरना क्या होता है बहुत बार, फिर हम सोचे उस दिन बहुत अच्छा उपयोग लगा था, चाहे जब लगा लेंगे, अब आज बैठो अभी नहीं लगता है। तो जिस समय हमारा उपयोग लग रहा है उस समय लगा लेना, उस समय को नहीं छोड़ना कि अभी तो लग गया फिर लगा लेंगे, अभी तो घर पे दूध छोड़ के आए हैं वो गर्म करना है, कि अभी उपयोग लग रहा है, पहले वो काम कर लेना। ठीक है, चलिए आज समय ज्यादा हुआ है अपना, और क्लास का समय कम होगा। और किसी को कुछ शंका, कोई प्रश्न? अब वो वाला अपना वो सरल है, आप लोग कर लीजिएगा। जो 35 नंबर का श्लोक है, उसमें कुछ मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा कठिनाई तो नहीं होगी। फिर भी और किसी को कोई समस्या तो नहीं लग रही है ना? कल अपना पेपर 1 बजे मैं डाल दूंगी लिंक। मैम वो परिशिष्ट और वो सब पीछे के वो सब भी पढ़ें क्या? परिशिष्ट नहीं आएंगे, परिशिष्ट नहीं आएंगे। इसी में मैंने मतलब बहुत कम किया है। खाली पूरा पेपर अकेला इसी प्रकरण का बन जाता ना, तो ये आपके 70-75 क्वेश्चन केवल इसी प्रकरण में से बन जाते। तो और भी लेने थे, तो काफी मतलब कम किए प्रश्न तो उस हिसाब से। लेकिन आप लोग पढ़ना पूरा अच्छे से, ठीक है ना? प्रश्न कम आए ज्यादा आए नहीं आए, उससे अपने को मतलब नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से आप लोग पढ़ लें विषय को, वो उद्देश्य है। नहीं तो इस वाले प्रकरण का पेपर एक अलग ही ले लेना ना, तो वो सही रहेगा। उनमें प्रश्न क्या है? उनमें प्रश्न ही कोई खास नहीं, अब हो गया, अब हो नहीं गया। ये तो हो गया, फिर एक बार ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आगे चैप्टर चालू करना, एक बार वो भी ले लेना। बार में उसमें बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। देख लेंगे, देख लेंगे, अपन परसों पेपर डिस्कस करेंगे, तब कोई समझ मतलब जो कोई विषय रह गया होगा वो तब और डिस्कस कर लेंगे। 1 बजे मैं लिंक डाल दूंगी, तो 2:30 बजे तक, ताकि आप लोग पूरा कर लें, तो 2:30 बजे क्लास फिर हो जाए। ठीक है, जय श्री राम।